Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. Today, we are going to discuss the revision session of the chapter number 4 and 5. And today, we are going to discuss the topic of torque on the current carrying coil placed in the uniform magnetic field. We are also going to discuss the construction of the galvanometer, and we will discuss the how to prepare the ammeter from the galvanometer and how to prepare the voltmeter from the galvanometer. And then after we're going to start the fifth chapter as well. So let's start, friends. टॉपिक है एक कोयल पड़ा हुआ है, करंट कैरिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है. बट सबसे पहले कोई मुझे ये बताएगा व्हाट इज द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? कोई बोलेगा फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? द फॉर्मूला इज पी क्रॉस ई. चलो मुझे ये बताओ कि ये पी क्या है, बताएगा कोई? 2AQ दैट इज व्हाट इज व्हाट, बट इट इज का उसका नाम क्या है, कौन सा क्वांटिटी है ये? dipole moment. मोर प्रिसाइजली इट इज अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, राइट? एंड ये ई क्या है? ई क्या है? तो बोले ऑब्वियसली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो फ्रेंड्स, कोई भी करंट कैरिंग लूप होती है ना, करंट कैरिंग लूप जो होती है वो एक हिसाब से एक टाइप का मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है. याद करो हमने ये डिस्कस किया था कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो एग्जैक्टली बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा ही होता है. मतलब सोलेनॉइड मतलब एक टाइप का कोयल है, तो कोयल भी एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है. आपको पता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो इट इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल, एंड इफ द करंट फ्लोइंग इन द coil when viewed from the front and it is flowing in the anti-clockwise direction, it is said to be a north pole. याद है फ्रेंड्स? मतलब कोयल के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वो एक टाइप का मैग्नेटिक डाइपोल है. तो करंट कैरिंग अगर कोई कोयल है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ, उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं. और उसका डाइपोल मोमेंट भी है. किसी को याद है सोलेनॉइड का मतलब कोयल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वैसे बार मैग्नेट का तो डाइपोल मोमेंट होता है 2L इंटू पोल स्ट्रेंथ. सोलेनॉइड का डाइपोल मोमेंट आपको पता होगा, कोयल का डाइपोल मोमेंट आपको पता होगा NiA. एम आई राइट फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस और नो? हाँ के ना तो बोल दो. यस सर. हाँ सर. तो ये सोलेनॉइड का डाइपोल मोमेंट है. तो मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो पी क्रॉस ई है. तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए भैया? इट शुड बी M cross B, where M must be magnetic dipole moment and B must be, बोलो, magnetic field. Is it okay friends? Yes or no? Yes. तो ये तो मैंने जस्ट एनालॉजी से मैंने आपको ये बताया कि ऐसा होना चाहिए. अब मैं उसको प्रूव करने वाला हूं. अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ये एनालॉजी है, अब हम यहाँ पे उसको प्रूव करेंगे.
तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। तो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। आर यू एबल टू सी दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर फ्रेंड्स? यस और नो? क्या आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes. ओके तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं वेक्टर B इज इक्वल्स टू बी आई कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये बी आई कैप इसलिए लिखा बिकॉज वो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू है। तो ये एक्स डायरेक्शन में है इसलिए उसको आई कैप से मैंने बताया हुआ है। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना यहाँ पे हम यहाँ पे एक कोयल को प्लेस करेंगे, एक करंट कैरिंग लूप को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो ये रहा हमारा करंट कैरिंग लूप। ओके सो फ्रेंड्स एक्चुअली कैसा है कि ये बैक साइड है। और ये जो है ना वो फ्रंट साइड है। ओके एंड दिस इज व्हाट इज द एक्सिस। ये उसका एक्सिस है कोयल का। ओके एंड करंट जो है ना वो इस हिसाब से फ्लो हो रहा है। ओके चलो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हम मान के चलेंगे कि PQ इज इक्वल्स टू RS, उसका लेंथ जो है वो B है एंड QR एंड SP जो है ना उसका लेंथ L है, ऐसा मान लेंगे। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये PQ है, our ultimately target is to find the torque। तो फोर्स ऑन PQ ब्रांच, सबसे पहले PQ ब्रांच के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे, उसको हम F1 बोलेंगे। तो F1 आपको पता होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ L है एंड करंट I है, तो द force on that wire when it is placed in the magnetic field can be given by IL cross B। Am I right friends? ये पता है आपको? तो यहाँ पे होगा IL के बदले होगा वेक्टर PQ, P to Q करंट फ्लो हो रहा है क्रॉस B1 B। तो मुझे राइट हैंड स्क्रू लॉ से बताओ कि आप इफ यू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम PQ ब्रांच टू वेक्टर B, देखो ये आपका PQ ब्रांच है, तो PQ से B तक अगर स्क्रू रोटेट करोगे ऊपर से तो स्क्रू आपका कहाँ पे जाएगा? कोई मुझे बताएगा कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू रोटेट द स्क्रू, you have to place the screw perpendicular to the plane formed by that two vectors and you have to rotate the screw from vector A to vector B. So if you rotate the screw then your force will be in the upward direction। तो ये आपका F1 का डायरेक्शन है। Similarly
अगर आप RS ब्रांच की बात करते हो तो F1 डैश अगर सोचते हो तो I वेक्टर RS क्रॉस B अगर करोगे ना तो वो एग्जैक्टली उसका जो डायरेक्शन आएगा वो एग्जैक्टली अपोजिट टू द PQ। देखो इसको RS ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो PQ ब्रांच से एग्जैक्ट अपोजिट है, तो वेक्टर F1 डैश जो आएगा वो आपका एग्जैक्ट अपोजिट रह जाएगा। तो आप देखो वेक्टर F1 और वेक्टर F1 डैश जो है ना वो सेम सिमिलर इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट क्या वो नॉन कोलिनियर है कि एक ही लाइन में है? चलो बताओ मुझे, लीनियर है, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है दोनों वेक्टर्स F1 F1 डैश? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? मुझे बताओ F1 और F1 डैश के बारे में क्या कह सकते हैं, दे आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर? फ्रेंड्स F1 एंड F1 डैश जो है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, बताओ मुझे। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? फ्रेंड्स Yes. तो ये F1 F1 डैश जो है ना वो कोलिनियर वेक्टर है, सो दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ फोर्स कपल, उसके द्वारा कोई कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। बट अगर F2 के बारे में सोचे, मतलब इफ यू कंसीडर द QR ब्रांच, नाउ लुक एट द QR ब्रांच, हमने PQ ब्रांच एंड RS ब्रांच का सोच लिया, अब QR ब्रांच के लिए सोचो, उसका जो फोर्स है वो F2 है, तो F2 इज इक्वल्स टू I। QR ब्रांच का जो QR ब्रांच का जो लेंथ है ना वो L है, तो IL क्रॉस B। अब QR ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे की साइड, मतलब जे कैप माइनस जे कैप पे है, तो IL माइनस जे कैप क्रॉस BI कैप, तो ये आपका हो जाएगा BIL आगे माइनस जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, जे के जे आई माइनस के होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस BIL के कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि QR ब्रांच का जो फोर्स है ना वो टुवर्ड्स यू, मतलब बाहर की साइड आ रहा है, मतलब मैंने दिखाया है ऐसे वेक्टर, but as you can understood that it is not, it will not be like this, it will be towards you। and similarly अगर SP ब्रांच का अगर सोचे तो उसका जो डायरेक्शन आएगा ना तो ऑब्वियसली वो अपोजिट साइड होगा। तो अगर हम SP ब्रांच के बारे में सोचे, F2 डैश इज इक्वल्स टू वंस अगेन इफ यू कंसीडर IL क्रॉस B, बट यहाँ पे SP ब्रांच का जो करंट है ना वो ऊपर की साइड है, मतलब IL जे कैप होगा क्रॉस BI कैप, तो ये J क्रॉस आई जे के जे आई माइनस के, तो ये आपका हो जाएगा माइनस BIL के कैप। तो अब ये दोनों जो फोर्स है F2 एंड F2 डैश, वो दोनों फोर्स आप देख सकते हो कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। मतलब क्या होगा कि वो फोर्स कपल प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स कपल अगर प्रोड्यूस करेगा, अगर वो फोर्स कपल प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमको टॉर्क मिलेगा। और कोई बता पाएगा मुझे व्हाट इज द टॉर्क बाय फोर्स कपल? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज द, नहीं, फोर्स बाय टॉर्क, टॉर्क बाय फोर्स कपल जीरो तो नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बट टॉर्क बाय फोर्स कपल विल नॉट बी जीरो। कोई बताएगा मुझे? हियर वेक्टर F2 and vector F2 dash form a force couple, and the torque by force couple, torque by couple
is equals to magnitude of any one force into perpendicular distance between the two force। तो यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो बोले BIL है, तो मैग्नीट्यूड तो BIL है, बट मुझे क्या करना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करना है। सो ये हमारा जो सिस्टम है उसको टॉप में से देखो, यहां से देखो, जस्ट लुक एट द सिस्टम, होल सिस्टम फ्रॉम हियर, यहां से पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो। तो टॉप में से कैसा दिखाएगा आपको, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो आपको एक्स डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो तो आपको एक्स डायरेक्शन में ही दिखाई देगा, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो बोले मैं ना दोनों फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इज योर वेक्टर बी। वेक्टर बी आपका है ये रहा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, कोई मुझे बताएगा कि ये कोई बता पाएगा कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया। चलो, एनीबॉडी। मैं ऊपर से देख रहा हूं इसको। तो ये वाला जो लाइन है ना, मैंने वो किसके बेस पे, मतलब ये किसके रिप्रेजेंट के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये कोई बता पाएगा। ये इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ये वेक्टर भी तो मैंने बताया नीचे, बट कोई बताएगा मुझे ये मैंने कौन सा ड्रॉ किया। तो बोले भैया ये हमारा PQ ब्रांच है, ये रहा, ये वाला जो ब्रांच है ना, वो ये ब्रांच है, PQ ब्रांच। दिस इज अ P एंड दिस इज अ Q। अब जो फोर्स F2 जो है ना, वो टुवर्ड्स U है, बट आप जब टॉप में से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। तो when you look at this situation from the top, तो आपको जो फोर्स F2 है वो कहाँ पे दिखाई देगा, तो बोले वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। इफ यू लुक एट दिस सिस्टम फ्रॉम द टॉप, ये F2 है, ये F2 डैश है। ओके, अब ये दोनों जो फोर्सेस है ना, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, वो अलग अलग है। और आई वांट टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ऐसा, उसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं। हमारा जो वेक्टर a होगा, वेक्टर a विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो ये लूप का अगर प्लेन है ना, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये, दिस इज द वेक्टर a विल बी परपेंडिकुलर द होल लूप। तो ये हमारा वेक्टर a है, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे भैया कहना इसे 90 माइनस थीटा। और PQ का जो लेंथ है ना, वो b है, तो उसके मिडल से अगर सोचे तो ये b/2 हो जाएगा। तो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी क्लियर दैट cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लो कि ये x है, तो x बाई b/2। तो x जो होगा वो b/2 cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा होगा। तो 2x जो है ना, वो b sin थीटा होगा। एंड ये जो 2x है ना, वही तो हमारे लिए काम का है, वही तो हमारे लिए mn है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस mn जो है ना, that is equals to 2x and that is equals to comes out to be a b sin theta। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो टॉर्क है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, magnitude of the force is a BIL,
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने डिराइव किया वो b sin थीटा है। तो फ्रेंड्स b इंटू एल तो क्या है, बोले एरिया है। तो इफ द कोयल इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टन्स, ये तो एक ही टन का है, तो अगर n नंबर ऑफ टन्स है ना तो इंटू n करना पड़ेगा, तो n इंटू बी आई ए साइन थीटा। याद रखने के लिए मैंने आपको टेक्निक बोला था कि भाई इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे, बीना साइन थीटा। So this is what is the torque acting on the coil when the current carrying coil is placed in the uniform magnetic field. But जो ये NIA है जो है उसको NIA is nothing but it is the magnetic dipole moment. इसको कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको म्यू बोल सकते हैं, कभी कभी बी भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं। तो म्यू बी साइन थीटा मतलब ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, इसको हम m क्रॉस b भी बोल सकते हैं। तो हमको पहले से ही पता था कि भाई ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए था, एंड वी गॉट द सेम फॉर्मूला। इज इट ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आया भैया? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? आवाज आ रही है मेरी Yes, फ्रेंड्स? sir. तो ये हमको कोयल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन है कि what is the derive the formula of the torque acting on the coil when it is placed in the uniform magnetic field। अब उसके बाद गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि दो मैग्नेट के बीच में एक कोयल को रखते हैं, फिर क्या करते हैं कि करंट पास करेंगे ना, तो कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल है, एंड जब उसमें से करंट पास होगा तो आपको पता है कि भाई उसके ऊपर बिना साइन थीटा जितना टॉर्क लगेगा। अभी मैं जो है ना वो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी दो मैग्नेट के बीच में एक कोयल रखा होता है। व्हेन द करंट इज पास्ड फ्रॉम द कोयल, देन द कोयल एक्सपीरियंसेस द टॉर्क बिना साइन थीटा। बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, ऐसा डिजाइन किया होता है गैल्वेनोमीटर का कि जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली साइन 91 मतलब बिना जितना टॉर्क लगेगा, ये जो टॉर्क है वो क्या कराएगा, ये रोटेशन कराएगा कॉइल को। बट कॉइल के साथ क्या होता है कि एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, एंड पॉइंटर के साथ क्या होता है कि एक स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट होता है। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है ना, जब ये पॉइंटर रोटेट करता है ना, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग भी रोटेट करेगी। बट स्प्रिंग का एक टर्मिनल फिक्स्ड होता है और दूसरा टर्मिनल पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो सोचो कि एक टर्मिनल फिक्स्ड है और दूसरा टर्मिनल पॉइंटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और पॉइंटर रोटेट हो रहा है, तो स्प्रिंग क्या करने का ट्राई करेगी, पॉइंटर को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे लाने का ट्राई, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और उसका जो वैल्यू होगा वो k फाई जितना होगा, वेयर फाई इज द एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। कभी ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली अराइज होगी कि जहाँ पे रोटेटिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क सेम हो जाएगा। सो एट दैट टाइम द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द कोइल बिकम्स जीरो। सो एट दैट टाइम द पॉइंटर विल गोइंग टू बी स्टॉप्ड, but at that situation whatever the current flowing from this coil, I can say that current is directly proportional to the angular displacement of the pointer, and vice versa I can say the angular displacement of the pointer is directly proportional to the current। मतलब जितना करंट आप गैल्वेनोमीटर में से पास करोगे उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि भाई गैल्वेनोमीटर जो है उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पॉइंटर का वो करंट के सेम प्रोपोर्शन में है। मतलब करंट जितना ज्यादा होगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा। तो ये जो फंडामेंटल है उसके द्वारा हम गैल्वेनोमीटर का यूज करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज जितना करंट ज्यादा पास होगा उतना पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो ये फिनोमिनन जो है, ये कंसेप्ट, ये दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
इसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर का यूज करंट मेजर करने के लिए करना है तो कर सकते हैं, बट थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। सो व्हाट आर दैट डिफिकल्टीज? देखो ये प्रिंसिपल के हिसाब से तो पता चल रहा है कि भाई करंट मेजर हो सकता है, बिकॉज जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो करंट को मेजर करना है तो कर सकते हैं, बट थोड़े प्रॉब्लम्स है। तो व्हाट आर दैट प्रॉब्लम्स? So now we are going to discuss the problem arising, difficulties arising when we use a galvanometer as a current measuring device. तो गैल्वेनोमीटर को जब हम एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये है, मान लो, चलो मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। ये बैटरी मैंने कनेक्ट किया हुआ है और ये रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है वो मुझे मेजर करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन हमको ये बता रहा है कि भाई जो करंट होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन तो ये हमको बता रहा है कि भाई जो करंट होगा वो ऑब्वियसली V बाई आर होगा। अगर मुझे ये मेजरमेंट करना है, मुझे कैलकुलेशन से पता नहीं करना है, मुझे कोई मीटर के द्वारा ये फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी मेजरिंग डिवाइस जो होती है करंट मेजरिंग, उसको हमको कंपोनेंट के सीरीज में रखना होता है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि अगर सीरीज में नहीं रखेंगे तो डिवाइस का करंट एंड कंपोनेंट का करंट अलग हो जाएगा। तो सेम करंट रह, मतलब करंट कंपोनेंट में से जो करंट पास हो रहा है वही करंट डिवाइस में से पास हो, उसके लिए डिवाइस को, करंट मेजरिंग डिवाइस को हमको ऑलवेज कंपोनेंट के सीरीज में रखना होता है। बट जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर को ये रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। वो अब हो जाएगा R प्लस जी हो जाएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो अब जो सर्किट में करंट फ्लो होगा ना, वो जो था वो नहीं फ्लो होगा, वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो V अपॉन आर के बदले V अपॉन आर प्लस जी हो जाएगा। मतलब जिसका आपको मेजरमेंट करना है वही खुद में खुद चेंज हो रहा है। So the very first problem, very first difficulty which is arising when you use a galvanometer as a current measuring device is that the current value of the current itself is changed. जिसका हमको मेजरमेंट करना है वही खुद चेंज हो रहा है। That is the very first difficulty. Second one, galvanometer is a sensitive device. जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर को ये सर्किट में कनेक्ट करोगे तो by the minor current also it can full scale deflected. सो अगर माइनर करंट भी पास होगा ना तो भी उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि भाई उसका अगर ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो उसका जो कोयल है ना, वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आई स्क्वायर आर टी वहां पे हीट जनरेट होगा और वो जो कोयल है ना वो पॉसिबल है कि बर्न हो जाए, वो डैमेज हो जाए। सो दीज आर द डिफिकल्टीज अराइजिंग व्हेन वी यूज अ गैल्वेनोमीटर एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर डिफिकल्टी तो आ गई तो उसका क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे, कोई बताएगा क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन इज दैट के क्या है उसका सॉल्यूशन। तो मेन डिफिकल्टी ये है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं ना, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि पूरा करंट चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो मुझे सॉल्यूशन ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे जीरो करना है, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर जीरो कर दोगे तो उसके लिए उसका कोयल निकाल देना पड़ेगा, मतलब तो फिर गैल्वेनोमीटर का फंक्शन बिगड़ जाएगा, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम है ना गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम है ना, हम ये रेजिस्टेंस जो है ना उसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर के एक पैरेलल में एक छोटा सा, बहुत ही कम वैल्यू का एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको शंट बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, उसको शंट बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसको शंट बोलते हैं। हाँ, ये शंट का वैल्यू कितना रखना वो हमारे हाथ की बात है, बिकॉज we are going to place the shunt over there. So the value of the shunt that is possible in our way. तो ये शंट लगाने के द्वारा क्या होगा कि सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, वो R प्लस जी डैश, वेर जी डैश इक्वल्स टू G into S upon G plus S. And shunt is tends to 0. So as a shunt is tends to 0, तो effective resistance so as a shunt is going to tends to 0. Friends, am I audible to you? आवाज आ रही है फ्रेंड्स मेरी? Am I audible to you, friends? Yes, sir. Okay. So as a shunt is tends to 0, तो इसका जो combination है parallel combination, that will be going to completely tends to 0, because parallel combination का जो effective resistance होता है that is a smaller than the smallest. तो shunt is a smaller one, तो उसका effective जो होगा parallel combination का वो तो उससे भी कम होगा, तो resultant value of the G dash will be 0. तो अभी जो सर्किट का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, that will be R plus G dash, but G dash is tends to 0, तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R हो जाएगा. So as the effective resistance of the circuit is R, then the current flowing from the circuitry will be remains the same to same. तो अब जो करंट जो सर्किट का फ्लो होगा वो वापस से वही जो होगा जो इनिशियली था वो वापस आ जाएगा. So the main problem that the current is which was going to be changed is going to cleared out. सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज अब नहीं हो रहा है. सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट कनेक्ट किया. शंट का वैल्यू बहुत कम रखते हैं एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है ना वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है. अब अगर शंट जो है वो टेंड्स टू 0 होगा तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो तो उससे भी कम, मतलब वो टेंड्स टू कंप्लीटली 0 होगा. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज नहीं होगा तो उसका करंट भी चेंज नहीं होगा, वापस से वही करंट फ्लो होने लगेगा. और दूसरी बात, जब करंट यहां तक पहुंचेगा तो मोस्ट ऑफ द करंट कहां से पास होगा? तो मोस्ट ऑफ द करंट शंट में से पास होगा. क्यों? बिकॉज उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है. तो गैल्वेनोमीटर में से है ना बहुत ही कम करंट पास होगा, तो मतलब उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने का जो प्रॉब्लम था, उसका कॉइल का जो बंट होने का जो प्रॉब्लम था, वो सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. So this way, by connecting the shunt in the parallel to the galvanometer, all the problems which is producing here can be cleared out. And by connecting the shunt with the galvanometer in the parallel, this device is known as a ammeter now. तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर शंट हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो डिवाइस है उसको क्या बोलेंगे भैया? बताओ क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं इसको, बोलो? तो इसको एमीटर बोलते हैं. अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर शंट लगाते हो तो ये जो डिवाइस फॉर्म होता है उसको एमीटर बोलते हैं. मान लो कि एमीटर का जो करंट कैपेसिटी है वो आई है, गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी जो है वो आई जी है, एंड शंट का जो करंट कैपेसिटी है वो आई एस है. तो यहाँ पे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो आई मस्ट बी इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस. तो मतलब ये हुआ कि आई एस इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी. So that is by Kirchhoff's first law. Now applying Kirchhoff's second law for this particular loop, तो आप कह सकते हो कि माइनस आई एस इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0.
तो IS into S is equals to IG into G. तो शंट का अगर फॉर्मूला निकालना है तो इट विल बी IG into G upon IS, but IS के बदले I can write I minus IG. So friends, this is what is the formula of the shunt. तो शंट का फॉर्मूला बहुत ही काम का है फ्रेंड्स, IG into G upon I minus IG. So this is what is the formula of the shunt here. ये शंट का फॉर्मूला है। मान लो कि आपको ऐसा ए मीटर बनाना है कि जिसका करंट रेंज, करंट कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर के रेंज से n टाइम्स है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर, सो अब शंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोले IG इंटू जी अपॉन NIG माइनस IG. तो IG is taken common from the denominator. IG get cancelled. So if you want to prepare a meter having current capacity n times then that of the galvanometer, then the value of the shunt is G upon n minus 1. So that is very important shortcut. And agar if you want to find the resistance of the A meter, then it is a G into S upon G plus S. When you make it simplified, it is a G by N. The resistance of the whole A meter will be equals to G by N. And friends, current sensitivity of the A meter, a deflection per unit current is known as a current capacity. And as we know that we derive the formula that I is equals to K upon BAN into phi. So friends, यहाँ पे अगर आप देखो तो करंट सेंसिटिविटी को phi by I को deflection per unit current is called the current sensitivity, and that is given by BAN by K. So this is what is called the current sensitivity. Its unit is radian per ampere. So current sensitivity of a galvanometer is you can remember with this bank. So bank is the current sensitivity of A meter. It is a deflection per unit current. So friends, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैल्वेनोमीटर का एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस यूज हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे गैल्वेनोमीटर को हम करंट मेजरिंग डिवाइस को यूज करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज अराइज होती है। तो सिमिलरली जब हम गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस हम यूज करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी प्रोड्यूस होगी। मान लो कि भाई हमारे पास एक कंपोनेंट है और मान लो कि मुझे उसका वोल्टेज मेजर करना है। मान लो कि यही रेजिस्टेंस है R, उसका वोल्टेज मुझे मेजर करना है और ये R1 रेजिस्टेंस है। उसके अक्रॉस मान लो कि यहाँ पे EMF ही है, तो मुझे क्या करना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई करंट कितना फ्लो होगा, तो बोले EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R। तो अगर आपको अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज, एंड ऑब्वियसली इट विल बी IR, and where I can be given by this formula. But अब मुझे एज ए कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि मुझे कोई डिवाइस के द्वारा मेजर करना है। तो कोई भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है तो उसको कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा,
मैं ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर अभी तो हमारे पास है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। बट जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। Initially it was only R1 plus R, but now it becomes R1 plus RG upon R plus G. तो अगर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से तो कोई और ही करंट पास होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस में से करंट जो पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट the voltage across the resistor itself is going to be changed। जिसका मेजरमेंट करना था वही चेंज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज द वेरी फर्स्ट डिफिकल्टी दैट इज अराइजिंग हियर। तो ये सबसे पहला डिफिकल्टी है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कि भाई जो जिसको हमको मेजर करना है वो खुद में खुद चेंज हो रहा है। सेकंड थिंग, ऐसा भी पॉसिबल है कि गैल्वेनोमीटर में से अगर ज्यादा करंट पास हो जाएगा तो उसका कोई बंट भी हो सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी एज इट इज है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो कि जीरो कर देते हैं, तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो कि जीरो कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस जीरो मतलब R1 ही रहेगा। एक्चुअली इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? तो बोले R1 प्लस R है इनिशियली। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली पैरेलल में नहीं कनेक्ट करेंगे कंपोनेंट के। हम क्या करेंगे, हम है ना गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है, R1 है, R है, इसके अक्रॉस हमको मेजरमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके सीरीज में बहुत ही बड़ा, जिसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो ये फॉर्म हो रहा है पूरा, इसको हम कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? देखो ये आर एस का वैल्यू कितना रखना वो हमारे हाथ की बात, हम है ना जो आर एस है ना उसका वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है आर एस प्लस जी वाला, तो उसका वैल्यू भी इनफाइनाइट रहेगा। उसको मान लेते हैं कि हम आर डैश मान लेते हैं, चलो। तो अब ये सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इफेक्टिव। तो बोले आर वन, अब सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आर वन प्लस आर आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। बट आर डैश तो इनफाइनाइट है, तो आर डैश के रिस्पेक्ट में आर को निगलेक्ट कर सकते हैं, आर डैश कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वापस से आर वन प्लस आर आ जाएगा। तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वापस से आ गया। जैसे आर डैश का वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट है, तो आर डैश के रिस्पेक्ट में हम आर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आर इंटू आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश, तो इसको निगलेक्ट कर दो, आर डैश कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर ही बचेगा। तो सर्किट का इफेक्ट रेजिस्टेंस R1 प्लस आर, मतलब सर्किट का इफेक्ट रेजिस्टेंस वापस आ गया, तो सर्किट का जो करंट है वो भी वापस आ जाएगा। एंड करंट अगर वापस आ जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो फ्रॉम दी दिस ब्रांच, बिकॉज ये ब्रांच का तो रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा टेंस टू इनफाइनाइट है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो एज इट इज मिल जाएंगे हमको वापस। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ा, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करना ये पड़ा कि हमको है ना गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमको प्लेस करना पड़ा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नेम एज अ सीरीज रेजिस्टेंस। बट ये जो कॉम्बिनेशन अब क्रिएट हुआ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में सीरीज रेजिस्टेंस के द्वारा, इसको ही बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, मान लो कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, वो मान लो कि आई जी है। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा,
तो V इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस IG इंटू RS। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो IG कॉमन G प्लस RS। तो ये V अपॉन IG इज इक्वल्स टू G प्लस RS। तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना वो हो जाएगा हमारा V अपॉन IG माइनस G। So this is what is the formula of a series resistance that is need to be remember। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको और फिर आपको काम करना पड़ेगा। मान लो कि हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज हमको गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज रेंज से n टाइम करना है। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज मतलब IG इंटू G। तो अब सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो एन आई जी इंटू जी अपॉन आई जी माइनस जी। तो जी को कॉमन लो तो n माइनस वन। तो इफ यू वांट्स टू प्रिपेयर अ वोल्ट मीटर हैविंग वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स देन दैट ऑफ द galvanometer, then the series resistance should be connected in the series of the galvanometer is G into n minus one। Similarly, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अब कितना होगा? तो RS प्लस G उसको ऐड करो तो G into n होगा। So this is what is the formula of the resistance of the voltmeter। And last thing, voltage sensitivity of the voltmeter। तो voltage sensitivity of a voltmeter, deflection per unit voltage is called the voltage sensitivity। तो ये जो था वो BAN के, तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी को R से डिवाइड करोगे ना तो वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो बैंकर है, करंट सेंसिटिविटी का जो है वो बैंक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो कंप्लीटली आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है पूरा। मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली यहाँ पे फिनिश किया। अब फ्रेंड्स हम कुछ टाइमिंग यहाँ पे सेट करेंगे। चैप्टर 4 का रिवीजन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।